गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं अमित खंभाता जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 9th हिंदी में लेसन 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो लेखक मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसके लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो आज हम लेसन 6 पार्ट 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले लेसन के बारे में जानते हैं, उससे पहले हम उसके शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। प्लूरिसी तो फेफड़ों में पानी भरना, प्लूरिसी का मतलब है फेफड़ों में पानी भरना। टालमटूल, टालमटूल का मतलब है टालना। अदायगी का मतलब है देना या प्रदान करना। आत्मनिग्रह, आत्मनिग्रह का मतलब है आत्मा पर अंकुश। एलोपैथी, तो एलोपैथी का मतलब है अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति। अंग्रेजी पद्धति से जो उपचार होता है उसको एलोपैथी कहते हैं। नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक उपचार पद्धति। एलोपैथी और नेचुरोपैथी ये दोनों, एलोपैथी अंग्रेजी पद्धति उपचार पद्धति है और नेचुरोपैथी वो प्राकृतिक उपचार पद्धति है। तो ये थे इसके शब्दार्थ। तो हमने शब्दार्थ के बारे में जाना, अब हम लेसन के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले लेसन का हेडिंग है मेरी बीमारी श्यामा ने ली और उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अब हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानकारी लेंगे। उनका जन्म सन 1907 में हुआ था और निधन सन 2003 में हुआ। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से अमर हो गया हिंदी साहित्य में। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है, उन्होंने विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र बाड़मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। ये थी जानकारी श्री हरिवंश राय बच्चन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, उसके बारे में हमने जाना। उन्होंने कहाँ पर अपना काम किया, अपना कार्य किया, उनके बारे में हमने जाना। अब उनकी रचनाओं के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। मधुशाला, निशानिमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुलंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। इस लेसन का हेडिंग क्या है? मेरी बीमारी श्यामा ने ली। और वो किस में से लिया गया है? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं वह आत्मकथा है।
श्री हरिवंश राय बच्चन की। और श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में से ये आत्मकथांश मेरी बीमारी श्यामा ने ली वो लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम था श्यामा, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्री बच्चन जी की पत्नी, पहली पत्नी का नाम था श्यामा और एक सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। ये लेसन में मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये लेसन का हेडिंग है। श्यामा उनकी पहली पत्नी का नाम था और उसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि श्यामा की बीमारी उसकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। हम आगे लेसन में देखेंगे कि हेडिंग क्यों ऐसा है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ऐसा हेडिंग श्री बच्चन जी ने क्यों दिया वो हम जानेंगे। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। अब इस लेसन के बारे में प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का भी चित्र दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का निर्देश करता है। ये आत्मकथांश मेरी बीमारी श्यामा ने ली, ये आत्मकथांश क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसमें से ये आत्मकथांश लिया गया है। अब हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भर था। किसी किसी को बीमारी होती है तो वो क्या करता है, दोहराता रहता है, बताता रहता है कि मुझे ये बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, ऐसा बोलता रहता है या दिखाता रहता है कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ। तो यहाँ पे बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, मुझे कोई भय नहीं था, निर्भय था मैं। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था, शायद मैंने गांधी जी के एक लेख में मैंने पढ़ा था शायद, कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। हरिवंश राय बच्चन जी ने गांधी जी की किसी एक लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है, बीमार होना अपराध है, हम अपराधी तो है ही। क्यों? हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था, इस विचार को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। क्या लिखा है? अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। उन्होंने उस तर्क को आगे रखा। क्या लिखा है? मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब, लेखक क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती,
छोटी मोटी बीमारी यानी कौन सी? जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता। ऐसी छोटी मोटी बीमारी होती तो मैं खाट पर न लेटता, और भी अपने से काम लेता, और भी मैं काम करता, मैं खाट पर लेटता नहीं। मुझे भरे बुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। तो क्या कहते हैं कि मुझे बहुत सारा बुखार हो, यानी भरे बुट बुखार हो, फिर भी अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की मुझे याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता, मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार। वो क्या कहते हैं? बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और भी पढ़ाता, क्या कहते हैं? बुखार की गर्मी और तेजी में मैं और भी पढ़ाता था। और वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ना कि मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का कोई क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उनका मानना था। लिखा है मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं। क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उससे अपने पीछे न लगाना चाहिए। बीमारी क्या है? अमीरों की हरमजदगी, और गरीबों को तो उससे अपने पीछे लगाना चाहिए ही नहीं। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देती, उच्छलित करती। तो क्या कहते हैं? ये बुखार लिखने के टाइम, ये बुखार कैसा? ये ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक होता, प्रेरक होता, प्रोत्साहित करता हो, ऐसा लगता था। इस तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों को ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। इस तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। तो क्या कहते हैं? तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। वो क्या कहते हैं कि अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए बाधा बनता नहीं था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मालूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। पट से जवाब देते और कहता हल्के से बुखार में। क्या लिखा है? कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। किपलिंग की बात करते हैं कि किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उन्हें बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब बुखार में होते तो वो और भी अच्छी कहानियां लिखते थे। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा याद नहीं है कि बुखार में मैंने कम लिखा हो। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस
बरक्स हनुमान मेरे प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी का कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यानी यहाँ पे बताते हैं कि बुखार हो, ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन मैंने अपना लिखने का काम छोड़ा नहीं, और भी उसमें मैं प्रवृत्त रहा, और भी उसमें मैं अपना काम आगे करता ही रहा। उन्होंने कहा है ना, उन्होंने ये भी कहा है, प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें की दो सबसे बड़ी कविताएं, सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी का मतलब है फेफड़ों में पानी भर जाना। उस समय मैंने ये लिखा था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, यानी युवान थे, जवान थे, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, यानी बीमारी मुझे छू भी नहीं सकती थी, यानी पराजित नहीं करती थी, मुझे हरा नहीं सकती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित करता था। बीमारी मुझे नहीं हराती थी, मैं ही अपनी जिद से, मुझे बुखार आता, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, फिर भी मेरी जिद की वजह से क्या लिखा है, अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी ने कहा है, उन्होंने आगे क्या लिखा है कि विश्राम तिवारी ने कहा है कि मार के पीछे भूत भागे, लेकिन मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। लेखक अपने बारे में बताते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने बारे में कहा कि क्या कहा, यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। 9 महीनों से बुखार हरिवंश राय बच्चन जी को झकझोर रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे रहा था। जो शांत होने से पूर्व अधिक विध्वंस झटका उनको दे रहा था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। बुखार की वजह से उनको कैसी परेशानियां हो रही थी उनके बारे में उन्होंने बताया है कि स्कूल बंद, स्कूल में पढ़ाते थे तो स्कूल भी बंद हो गया था, ट्यूशन पर तो जाते थे, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, वो ट्यूशन इसके लिए करते थे, भले भी बुखार आता था, स्कूल में उनका काम बंद हो गया था, इसलिए वो ट्यूशन जाते, ट्यूशन की आमदनी उनके लिए ज़रूरी थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थे, वह एक साहित्यकार थे, किताबें लिखते थे, तो उसमें से भी उनको मुनाफा यानी बिक्री, उस किताबों की जो बिक्री हो रही थी वह अभी नियमित नहीं थी, अनियमित थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला। बुखार कितने दिन चला? 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया। वह अपने बारे में बता रहे हैं, उनको जो बुखार आया उस बुखार के बारे में उन्होंने बताया है। पहले हमने देखा कि जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, ये बुखार मामूली न था, 9 महीनों से श्री हरिवंश राय बच्चन को झकझोर रहा था। स्कूल बंद हो गया था, ट्यूशनों की आमदनी थी जिसकी भी उनको ज़रूरत थी, किताबों की बिक्री नियमित नहीं थी, और क्या हो गया था, कर्ज भी बढ़ गया था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन ही जाना न होता। अब क्या हुआ, 9 महीनों से उनकी हालत कठिन थी,
बुखार कितने दिन चला? 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला और जुलाई आ गया। अब बुखार के साथ वो ट्यूशन भी नहीं ले सकते थे, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 से 102 के बीच स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन में जाना, स्कूल में पढ़ाना। और बुखार कैसा था? सुबह के समय कुछ नहीं, जब शाम होती तब कैसा बुखार रहता? शाम को 101 से 102 के बीच उनको बुखार रहता। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा सोकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथिक कर रहा था। वो सभी तरह की दवाएं करते थे, होम्योपैथिक दवाएं भी वो करते थे। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है? हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। तपेदिक का मतलब है टीबी का रोग। तपेदिक का रोग हो गया हो तो एलोपैथी का मतलब हमने देखा अंग्रेजी पद्धति की उपचार अंग्रेजी पद्धति से जो उपचार होता है उसको एलोपैथी कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है? हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते से बाहर है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं? यहाँ पे उनकी पत्नी भी बीमार रहती थी और हरिवंश राय बच्चन भी बीमार रहते थे। तो उन्होंने क्या लिखा है कि उस समय मेरी जबान पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं। बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है? अब हरिवंश राय बच्चन बीमार थे उस समय, क्या लिखा है? क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसमें पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। हरिवंश राय बच्चन जी बीमार थे, उनकी वजह से उनकी पत्नी श्यामा भी जैसे कि बीमार होते हम हमारे घर में कोई बीमार हो और शायद हम भी बीमार हो और हमारे घर में दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो तो उसके साथ क्या होता है, हम हमारी बीमारी को भूल जाते हैं, उसकी बीमारी की तरफ ध्यान देते देते हम अपनी बीमारी को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही था कि हरिवंश राय बच्चन जी बीमार थे और तब उसी समय उनकी पत्नी भी बीमार हो, लेकिन वो अपने आप को भूल जाती, अपने आप को संभाल लेती उनको संभालने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं? बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या